हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को 1 घंटे के अंदर पूरा तैयार करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन, नीट जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ना फंसे, आप बिल्कुल उसको आसानी से कर ले जाएं। तो आइए बिल्कुल टाइम खराब किए बिना हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के वन शॉट रिवीजन में। फटाफट आप देखिए कि रिवीजन करते समय किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमेना को अगर फील करा जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना में बेसिकली क्या होता है, याद करिए। जब आप कभी बाल्टी के अंदर पानी रख के इमर्जन रॉड लगा के पानी गर्म करते थे, रॉड खरीद के जब आप लाते थे एकदम चमकता रहता था और वो इमर्जन रॉड कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता था। आज इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमेना में यही हमें करना है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस हैं वो एटम्स के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में जब कन्वर्ट होंगे तो वो रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि हम लोग को बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट था, वाटर के वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट है, NaCl, KCl वगैरह वगैरह। तो जैसे वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट था, बिल्कुल वैसे ही आज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं वाटर अगर प्योर वाटर है, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगी और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। देखिए भाई, फटाफट समझिएगा बात को। H2O में हाइड्रोजन के पास +1 है, ऑक्सीजन के पास -2 है। अगर +1 से हाइड्रोजन 0 में जाए तो बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन अगर -2 से 0 में जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो अगर H2O का आप ऑक्सीडेशन करते हो, ध्यान देना, अगर H2O का ऑक्सीडेशन करते हो और रिडक्शन करते हो तो ये दोनों रिएक्शन आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई H2O ऑक्सीडाइज होकर के क्या प्रोडक्ट बनाएगा और रिड्यूस होकर के क्या प्रोडक्ट बनाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। अगर H+ को आप H2 में चेंज करते हो, +1 से 0 पे ले जाते हो, ये हो गया रिडक्शन। और अगर आप O2- को, ऑक्सीजन 2- को अगर O2 में ले जाते हो, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब आइए रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर हम H2O का ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते समय अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा। देखिए H2O को किस में जाना है, O2 में। चलिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए इधर 2 कर दिया मैंने, और जब इधर 2 कर दिया तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ लिख दिया मैंने 4H+। और बेटा चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं जहां भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब एक दूसरी प्रोसेस पे आ जाते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन ये देखिए क्लियर हो चुका है कि जब वाटर की रिडक्शन रिएक्शन होगी तो वहां पर H+ H2 में कन्वर्ट होगा। आ रही बात समझ में। H2O में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज था, यहाँ 0 है बेटा, -2 से 0 में जाना ऑक्सीडेशन, और यहाँ देखो +1 है और ये 0 में जा रहा है, +1 से 0 में जाना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ओके है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर OH- ले लिया। देखो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 और इधर भी 2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास इधर देखो 2- चार्ज है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है ना। अब इधर 2- चार्ज है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्योंकि आप जानते हो कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो ये था वाटर की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बातचीत, याद रखना है आपको। यहाँ पर बहुत ध्यान दे लो, ध्यान लो। यहाँ देखो अगर इलेक्ट्रॉन का 4 मोल ले रहे हो तो ऑक्सीजन का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका 2 मोल इसके 1 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका 4 मोल इसके 1 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे। इसका 4 मोल इसके 1 मोल O2 को प्रोड्यूस कर रहा है और इसका 2 मोल इसके 1 मोल को कर रहा है। इससे क्या सीखने को मिला आपको, इससे ये सीखने को मिला कि अगर हम इसका 1 मोल करें तो ये हाफ H2 होगा, और इसका 1 मोल करें, इसका 1 मोल यहां पर करें तो 1/4 होगा। यानी जितना H2 क्रिएट होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर,
सेम इलेक्ट्रिसिटी भाई वाटर में आप डाल रहे हो, उसी वाटर से H2 भी निकल रहा है, O2 भी निकल रहा है, तो बेटा जितना H2 निकलेगा O2 उसका हाफ निकलेगा, या यूं कहिए कि जो H2 का वॉल्यूम होगा, जो H2 का मोल होगा, O2 के मोल के 2 टाइम्स होगा। और हम जानते हैं कि जो रिलेशन मोल मोल में होता है वही रिलेशन वॉल्यूम वॉल्यूम में भी होता है। एक नोट यहां पर मिल गया और उस नोट को लिख लेना है, नोट दिमाग में सेट कर लेना है, न्यूमेरिकल में आपको काम आए। ध्यान दीजिए, हम इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद नीट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आप डायरेक्टली, जेईई मेन के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर लें, बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद ना हो, और आप क्वेश्चन कैसे करना है उसको फोकस करते हुए हम यहां पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों को समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ O2 का वॉल्यूम, इस प्रोसेस में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो H2 और O2 दोनों निकलेगा, तो जितना वॉल्यूम O2 का होगा H2 का वॉल्यूम दुगना हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2, क्यों भाई, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, या 4 मोल के इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर बेटा इसके 1 मोल के लिए केवल 2 ही कर रहे हैं ना। इसका मतलब कि इस 2 मोल से अगर इसको करते तो हाफ मिलता है, यानी O2 का वॉल्यूम हमेशा H2 के वॉल्यूम के हाफ होगा, या यूं कहिए कि H2 का वॉल्यूम O2 के वॉल्यूम के 2 टाइम्स होगा। तो एक क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर याद किया, इसको भूलना नहीं, हर पॉइंट को ध्यान देना है। सीधे क्वेश्चन जब आपको कराना शुरू करेंगे तो इन सब पॉइंट्स को हम यूज करना शुरू करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी, याद होगा आपको, लिसा के बाप स्कूटर का नाम मांगे, बाप स्कूटर का नाम मांगे, अली मंजन कर फेंका, सीढ़ी के नीचे दातून, सन के पंडित भाई है कौन आइए आगे, हार गए ब्राह्मण पंडित, ओ कलावती और फेंको। एक कहानी मैंने सुनाई थी, आज वो वक्त नहीं है, आज फटाफट रिवीजन करना है। बेटा देखो, इस पूरी सीरीज को देख के क्या समझ में आ रहा है, इस पूरी सीरीज को देख के ये समझ में आ रहा है कि लिथियम सबसे ऊपर है, और ऐसे नीचे आते जाओ नीचे आते जाओ तो बीच में हाइड्रोजन मिलेगा ऐसे, और नीचे जाओगे तो सबसे लास्ट में यहां पर क्लोरीन मिलेगा। यहां पर ये समझ में आया कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनका रिडक्शन होता है। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है और नीचे वाले का रिडक्शन होता है। ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमें मान लो कि एक से ज्यादा आयंस हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऊपर है, रिडक्शन किसका होगा, जो नीचे है ना। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नीचे वाला, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऊपर वाला। अगर दो में आपस में कंपटीशन कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होगा, सीरीज में ऊपर वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा, सीरीज में नीचे वाला, है ना। और बेटा मान लो, एक नोट और ध्यान में रखना है, मान लो कुछ ऐसी चीजें दे जो सीरीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Cl माइनस है, देखो आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड की बात करें तो आयोडाइड नंबर 1 पे है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। किसमें, आयोडाइड I माइनस I2 में बदलना, माइनस से 0 में जाना है, I माइनस I2 में जल्दी बदलेगा क्योंकि आयोडीन हमारे सीरीज में ऊपर है ना। लेकिन अगर इन हैलोजन की तुलना किसी और से करें, फॉर एग्जाम्पल अगर Cl माइनस की तुलना हम OH माइनस से करें, NO2 माइनस से करें, NO3 माइनस से करें, SO4 2 माइनस से करें, तो अगर हम इसमें ऑर्डर फॉर ऑक्सीडेशन देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सारे तो है नहीं, और कितना सीरीज याद करोगे, एक बात ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आके जुड़ जाए वो ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसके पास से ही ज्यादा ऑक्सीजन हो वो तो ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो देखो इसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है, याद करने का ये देहाती तरीका है, इसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है, इसके पास कम है, इसके पास और कम है, इसके पास और कम है, इसके पास है ही नहीं। तो जितना जिसके पास कम ऑक्सीजन होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना ही फास्ट होगा। बोलो समझ में आया आपको। अगर बेटा कहीं पर Cl माइनस OH माइनस दो चीज मिल जाए तो वहां Cl माइनस Cl2 में बदलेगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा,
वहां पे Cl माइनस का होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कहीं पर Cl माइनस NO3 माइनस है या OH माइनस NO3 माइनस है तो वहां पर OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, ना कि NO3 माइनस का होगा। जिसके पास कम ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जो ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इनकी बात करें तो जिनके पास ऑक्सीजन कम होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर। अब बात करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और हम लोग यहाँ पर एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, इसका पूरा एक चार्ट बनाते हैं। मैं दिमाग में एक चार्ट बनाते हैं ताकि आज के बाद क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कर ले जाएं। ठीक है, देखिए जैसे इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे लिखता हूं और एट, यहाँ इलेक्ट्रोड लिख दे रहा हूं भाई, लिखना जरूरी है। और यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है और यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है ये भी लिख देता हूं मैं। प्यारे बच्चों पूरे एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना है ना। इलेक्ट्रोलिसिस का कोई सवाल अब नहीं फंसेगा, ये मेरा वादा है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना ताकि सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर अब तक मैंने दो बातें बताई है। एक, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन होने पर O2, रिडक्शन होने पर H2 बनता है। जितना H2 का वॉल्यूम बनेगा O2 का वॉल्यूम उसका आधा बनता है हमेशा, है ना। और दूसरी बात मैंने बताई कि जिसके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मान लो सीरीज के बाहर का कोई है इस तरह का एनायन है तो जिनके पास कम ऑक्सीजन होगा वो आसानी से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को और वो ऑक्सीडाइज होगा। बस अभी दो बातें याद करनी है, तीसरी बात पर मैं लेके आपको आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मान लिया जाए कि मैं एक्वस NaCl की बात करता हूं। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लें तो फिर हम आपको फटाफट क्वेश्चन कराएं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली, ये एक जार है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में NaCl ले लिया। ओके, NaCl एक्वस है तो NaCl में वाटर भी है और वाटर में ऐसे आप अलग कर को क्वेश्चन करने का तरीका है, इसको सेपरेट कर दो, है ना। अब देखो बेटा मेरे पास अगर मैंने इलेक्ट्रोड ऐसा लगाया जो रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, रिएक्टिव तो ज्यादातर होते हैं, अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं प्लैटिनम और ग्रेफाइट, कोई भी ले लो। ठीक है, ग्रेफाइट लिखा हो, कार्बन लिखा हो, वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। तो मैं यहां पे जो इलेक्ट्रोड ले रहा हूं वो कौन सा ले रहा हूं, वो ले रहा हूं मैं प्लैटिनम का या ग्रेफाइट का, जो तुम्हारा मन करे ले लो। ठीक है, अब देखो इस इलेक्ट्रोलाइट में NaCl एक्वस है तो Na प्लस भी है और H प्लस भी है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन, नीचे वाला। अब बताओ नीचे कौन है, सोडियम नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, है ना। लिसा के बाप स्कूटर का नाम मांगे, सोडियम तो बहुत पहले आ गया था, हाइड्रोजन तो बहुत बाद में आया बेटा। यानी यहां पर इन दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होगी, H प्लस की। समझ में आ गया, H प्लस मतलब वाटर की। वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं जो H और OH को अलग कर देगा, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी और वाटर क्या करेगा, रिडक्शन। और आपको पढ़ाया गया वाटर के रिडक्शन में क्या बनता है, H2O H2 में चेंज होता है ना। तो यहाँ पर वो जो इक्वेशन है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, आप सब लोग जानते हो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं आयंस, है ना। तो कैथोड पे क्या होगा, ये जो वाटर है वो किस में चला जाएगा, H2 में। और बैलेंस करना होगा जैसे भी कराए थे वैसे लिख लो, ऐसे लिख लेना, वाटर है ना का 2 मोल ले लेना और बोल देना कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा और ऐड करके H2 प्लस 2OH माइनस में कन्वर्जन कर लेना। इतनी बात याद हो गई आपको। अब चलो एनोड पे आते हैं। Cl माइनस और OH माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। बताओ क्या बताया मैंने, इन दोनों में कॉम्पिटिशन हो तो ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, ऑर्डर फॉर ऑक्सीडेशन Cl माइनस का OH माइनस से ज्यादा होगा। अगर Cl माइनस का OH माइनस से ज्यादा होगा तो मेरे भाई एनोड पे Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 2Cl कर दो और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दो। बोलो समझ में आया आपको।
बोलो कौन बचा? यहाँ पर बचा क्या? ये चला गया, इन दोनों में ये चला गया है और इन दोनों में ये चला गया है। H2 और Cl2 निकल गया है, तो बचा कौन बेटा? NaOH। तो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया? NaOH। अब बताओ सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो एल्कलाइन होगा कि एसिडिक होगा? NaOH बचा है तो कैसा होगा? वो एसिडिक नहीं होगा, वो बिल्कुल एल्कलाइन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है ना, जिसका pH काफी हाई होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके इसी कहानी को समझते हैं। अब की बार लेते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट। कहानी सेम है, ठीक है, बस एग्जाम्पल बदल गया। ठीक है, ये देखो बेटा, कॉपर 2+, सल्फेट 2- H+ एंड OH-। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है कौन? आइए आगे। इन दोनों में कॉपर नीचे है, तो याद रखना कि जो नीचे होता है वही इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। और इन दोनों में बात करें तो अभी बताया ऑक्सीडेशन किसका होता है? कम ऑक्सीजन वाले का। OH- का ऑक्सीडेशन मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन। कंपैरिजन तो ऐसे कर ले रहे हैं, लेकिन लिखेंगे हम वाटर वाली रिएक्शन ना। तो OH- का ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रोड अभी भी ग्रेफाइट है, नॉन रिएक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब हम लोग वाटर के ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ पर वाटर किस में जाएगा? ऑक्सीडाइज होके O2 में, और ये से 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, एक दो बार लिख लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब एक तीसरी रिएक्शन पे आते हैं। फाइनली बताओ सोल्यूशन में क्या बचा? बताओ सोल्यूशन में क्या बचा? जब यहां से कॉपर चला गया है ना, और यहां से OH चला गया, तो सोल्यूशन में क्या बचा? सल्फ्यूरिक एसिड। सोल्यूशन में क्या बचा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ना। अब अगर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन लेता हूं, एक्वस जिंक सल्फेट, एकदम समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी? एक बात दिमाग में जा रही है? अगर परेशानी हो रही है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, और नीट और जेई मेन के एग्जाम इतना करीब है तो हर बच्चे में एक्साइटमेंट होगा, तो समझ में आने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ बेटा, ये देखो जिंक सल्फेट और ये एक्वस है, तो फिर से वही कंपैरिजन करने का तरीका यूज कर लिया हम लोगों ने। बिल्कुल मैं लेंदी वेंदी मेथड नहीं बता रहा हूँ कि वाटर का ऑक्सीजन पोटेंशियल इतना होता है, रिडक्शन इतना होता है, कंपेयर करो ना ना, ठीक है, वही तरीका प्रॉपर होता है। बट आज हमें लॉजिक नहीं, हमें टेक्निक चाहिए पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं और ये स्पेशली 1 शॉर्ट रिवीजन पैकेज है। ओके, आज हम लोग एक दिन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीटली खत्म करेंगे ताकि सारे सवाल इलेक्ट्रोलिसिस के लग जाए। फिर एक दिन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीखेंगे और एक दिन में कंडक्टेंस। ये इतना बड़ा चैप्टर है जिसको पढ़ने में 10 से 12 दिन लगते हैं। 3 दिनों के अंदर सारे रिवीजन हो जाएंगे और एग्जाम दे के आएंगे तो आप बोलेंगे कि सर एकमात्र ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जो कि आपके इसी 1 शॉर्ट रिवीजन में से नहीं था। ये मेरा आपसे वादा है। तो अब जिंक 2+ और H+ की हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है? जिंक बहुत ऊपर है मेरे दोस्त। अली मंजन कर फेंका सीढ़ी के नीचे दातून, सन के पंडित भाई तब है कौन आइए आगे, है ना। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन बहुत नीचे है, तो हाइड्रोजन को ही जाने दो। हाइड्रोजन मतलब पानी को ही जाने दो, है ना। तो अगर पानी जाएगा तो फिर से H2 में चेंज होगा, ये वाली रिएक्शन रिपीट हो जाएगी। ओके, इन दोनों में तो अभी भी पढ़े हो आप, कौन जाने वाला है? OH जाने वाला है, और OH जाने वाला है मतलब यही वाली रिएक्शन रिपीट हो जाएगी ना। OH मतलब क्या? वाटर, है ना। OH मतलब वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस तो वाटर का हो रहा है, वो तो कंपैरिजन करने के लिए HOH अलग लिख लिया हम लोगों ने ना। तो अब हमारे पास यहां पर भी इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट है। अब बताओ अब की बार कौन बचा? अब की बार ये दोनों वाटर का ही, ऑक्सीडेशन भी वाटर का हुआ और रिडक्शन भी वाटर का हुआ है ना, इसलिए अब की बार हमारे पास जिंक सल्फेट बच गया। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जिंक सल्फेट अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया। पहले एक्वस था, उसमें से वाटर इलेक्ट्रोलाइज होकर H2 और O2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब बेटा जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। यहां पर क्या हुआ था? NaOH बना था, है ना, मीडियम बेसिक बहुत ज्यादा हो गया। यहां पर क्या हुआ था? सल्फ्यूरिक एसिड बना था, मीडियम एसिडिक हो गया। और यहां पर क्या हुआ था? जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया, यहां पर मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट का बढ़ गया। ओके, अब बात करते हैं, चौथे स्टेप पे आते हैं। एक और समझ लो, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट।
फिर से वही इलेक्ट्रोड लिया हमने। बताओ अगर इसी क्वेश्चन में Ag प्लस NO3 माइनस H प्लस OH माइनस लिया जाए। बेटा आपको जो सीरीज याद कराई थी, है कौन आइए आगे, आगे क्या था ये, यानी Ag नीचे है और जो नीचे है वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी बेटा Ag प्लस को आप इलेक्ट्रॉन लेकर के लूज नहीं करेगा, गेन करेगा, है ना, गलत निकल गया था मुझसे, है ना। इन दोनों में अगर बात किया जाए तो OH और NO3 में इसके पास कम ऑक्सीजन है, और OH का मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर का मतलब क्या, ये बताओ मेरे दोस्त, यहां से OH चला गया और यहां से ये चला गया, तो बचा कौन, है ना, मीडियम फिर से कैसा हो गया, एसिडिक। बोलो समझ में आपको आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो ध्यान दो क्या पूछा जाएगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, या इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, इतने एम्पियर की करंट पास की गई ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 मिनट, 2 एम्पियर की करंट 10 मिनट तक पास की गई। अब बताओ कि कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, बताओ कि कितनी ये जो गैस निकली है ऑक्सीजन गैस, उसका वॉल्यूम क्या है एनटीपी पर। जो H2SO4 बना है, तो H2SO4 मतलब एसिडिक सोल्यूशन, तो बताओ सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। जब आप रॉड खरीद के लाते हो पानी गर्म करने के लिए, तो रॉड के ऊपर पतली सी लेयर जमती है, रॉड के ऊपर पतली सी लेयर जमती है। अगर यही बहुत दिन तक यूज करते जाओ तो सॉल्ट की मोटी सी लेयर जम जाती है, और जब रॉड को ऐसे ऐसे पटक के छुड़ाते हो, उसमें से मोटी सी ज्यादा थिकनेस वाली उसमें से सॉल्ट निकलता है। तो बेटा ज्यादा थिकनेस वाली सॉल्ट निकलता है, नहीं क्वेश्चन थिकनेस पे बन जाएगा कि जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे उसकी थिकनेस क्या है ना। 4 तरह के सवाल यहां बन जाएंगे। अगर एक कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 4 एम्पियर की 10 मिनट के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 सेकंड के लिए पास किया जाए, तो बताओ इनमें से किसी भी पूछ लिया जाएगा कि बताओ कितना कॉपर जो बना उसका वेट कितना डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट हुआ, कितनी थिकनेस इस पे ऊपर डिपॉजिट हुई, है ना। इसके बाद अगर कोई गैस बनी है तो गैस का वॉल्यूम क्या है एनटीपी पर, अगर मीडियम एसिडिक है तो पीएच क्या होगा, बेसिक है तो पीएच क्या होगा। कोई भी इस तरह का सवाल आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ये जानिए कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। मतलब क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा न्यूमेरिकल तो आप समझ गए कि भाई एनोड पे इस पे बनना है, कैथोड पे इस पे बनना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और हो जाए जो बहुत जरूरी है। जरूरी कॉन्सेप्ट क्या है, मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एक्वस कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, पहले भी लिए थे, लेकिन पहले इलेक्ट्रोड हमने ग्रेफाइट लिया था और अब इलेक्ट्रोड हम कॉपर ले रहे हैं। ये दोनों कॉपर के ही रॉड हैं। ग्रेफाइट इनर्ट था, रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन कॉपर तो भाई रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, जो कर सकता है करेगा। मेरे पास कॉपर सल्फेट है, पानी है, अब कंपटीशन में दोनों कॉपर भी आ गए। बताइए, हाइड्रोजन में और कॉपर 2+ में, कॉपर 2+ नीचे था, इलेक्ट्रॉन लेना है, इसके पास प्लस चार्ज है, न्यूट्रल है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। इन तीनों में कंपटीशन हुआ, जो कॉपर का रॉड है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कॉपर 2+ लेगा। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कॉपर 2+ आपने भर के रखा था वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने कहाँ जाता है, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। यानी कि कॉपर 2+ यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। अब देखते हैं अब नया चेंज क्या हो रहा है। अब यहां पर देखो सल्फेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है और कॉपर है, ये मेटल है बेटा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इन एनायन से ज्यादा होगी। ओके, तो अगर इनसे ज्यादा होगी तो यहां पर अब ये दोनों में पहले कंपटीशन होता था, तो OH को कहते थे कम ऑक्सीजन वाले को, लेकिन अब ये भी आ गया, ये कॉपर भी आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन ये दोनों लूज नहीं करेंगे, अब ये करेगा, और ये लूज करेगा तो क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ बनेगा। तो क्या होगा, देखो ये जो सॉल्ट है, इसमें जो कॉपर सल्फेट था उसका कॉपर निकल के इधर डिपॉजिट हो रहा है, तो डिपॉजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोटा, ये हाथी पाव हो गया, है ना। और ये जो कॉपर का रॉड है, ये कॉपर का जो रॉड है एनोड वाला, वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रॉड क्या हो जाएगा, पतला। बोलो समझ में आ रहा है।
एक तरफ लकवा मार देगा, पतला हो जाएगा, और एक तरफ हाथी पाव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, जितना कॉपर 2+ इधर गया उतना ही कॉपर 2+ बन के इधर आ गया है, यानी यहां कॉपर सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पहले चेंज होता था, है ना, पहले H2SO4 बनता था। मतलब अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते समय आप इलेक्ट्रोड वैरी कर दो, इलेक्ट्रोड वैरी करने के दो ही ऑप्शन है ना, एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल, मतलब एक क्या बोलते हैं रिएक्टिव एक नॉन रिएक्टिव। तो ध्यान दो, अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, पर्टिकुलरली वही जो जिसका आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी आयन का मेटल ले लेते हैं, तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन गया है ना। यहां पर मीडियम एसिडिक हो गया था, यहां पर मीडियम बेसिक हो गया था, यहां पर एसिडिक बेसिक नहीं जिंक सल्फेट ही ज्यादा बन गया था, यहां पर भी एसिडिक हो गया था, और इस केसेस में देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जितना कॉपर 2+ कॉपर बन के बाहर गया है उतना ही कॉपर 2+ बन के अंदर आ गया है। ये थ्योरी था इलेक्ट्रोलिसिस का पहले बेसिक। अब हम लोग न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आए और इस बात को समझें कि इस थ्योरी का इस्तेमाल कैसे उस न्यूमेरिकल वाले पार्ट में करना है। ओके, देखो बेटा इधर, जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है ना, कल एक बच्चा है, उसके फादर ने बंगाल से फोन किया कि सर ऑनलाइन क्लास आप नहीं ले रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास तो मदर की तबीयत खराब से तब से नहीं ले रहे थे, बाल छोटे हो गए, थोड़ा इंतजार कर रहे थे बाल बड़े हो जाएं, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम करीब आ गया है, तो मैंने ये प्लान किया कि अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर बना के दे दूं, ताकि आपका एग्जामिनेशन वाला काम भी हो जाए, फिर हम लोग अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से बाद में अपने लेक्चर्स तैयार करके बच्चों को देंगे। लेकिन अभी एग्जामिनेशन पास है, तो वन शॉट रिविजन वाला जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे थे उस कार्यक्रम का सिलसिला फिर से चालू कर दें, क्योंकि बच्चों की एक उम्मीद जो बनी है कि कोई कहीं से भी पढ़ ले, जब तक हमको ये बात अमित सर के मुंह से नहीं सुनेंगे तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा। ऐसे ही कई टीचर के लिए कई बच्चों का होता है ना, अपने टीचर की मुंह से वो बात सुनते हैं तो वही बातें एकदम दिमाग में घर कर जाती है और क्वेश्चन लगना शुरू हो जाता है ना। इसीलिए हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अब इसको स्टार्ट किया है, और जितना हो सकता है मैक्सिमम जो डिफिकल्ट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन से पहले हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश पहले भी की थी, लेकिन आप जान ही रहे हो कितनी विकट परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, मैं उसको याद करके मेरा दिल सहम जाता है, लेकिन फिर भी अब एक कोशिश है कि आपको मैं फिर से रिवीजन करा दूं रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से। अब देखो यहां से बात आती है बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बड़ी आसानी से बात समझिएगा, है ना, बात को हौच-पौच मत करिएगा, मेरे साथ वीडियो देखते ही देखते पूरा चैप्टर याद हो जाए। ये नहीं कि एक बार आप ध्यान देख रहे हैं फिर दोबारा उसी को बार बार बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, एक ही बार में कंप्लीट याद हो जाएगा। बस दिल से और एक्साइटमेंट के साथ पढ़िएगा, प्लीज प्लीज एक्साइटमेंट के साथ पढ़िएगा। ये प्लीज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आपको बहुत सारी चीजें आपका मुझे तैयार कराना है। ओके, तो फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है, पानी में आपने इमर्जन रॉड डाला, पहले दिन थोड़ा सा उसके ऊपर सॉल्ट डिपॉजिट हुआ, 2-3 महीने के बाद बहुत ज्यादा हुआ, अगली साल दूसरे तीसरे साल में काफी मोटी लेयर हो गई। इस बात का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा टाइम तक आप करंट पास करोगे, अक्सर हम लोग घर में 16 एम्पियर वाले सॉकेट में लगा देते हैं, तो जो करंट है वो जितने ज्यादा टाइम तक पास करोगे क्या होगा, ज्यादा ही चार्ज उससे जाएगा। अगर सेम करंट को आई है, अगर उसी करंट को ज्यादा टाइम के लिए पास करते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट से, तो चार्ज क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज ज्यादा जाएगा, और जितना ज्यादा चार्ज जाएगा उतना ही ज्यादा मोटा लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। ये बात आप प्रैक्टिकली जानते हो, इसी को फैराडेज ने लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे, उस इलेक्ट्रोलाइट से जो मास डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट बनके मेटल बनके जो मास डिपॉजिट होता है वो उतना ही ज्यादा होगा। इसी को बेटा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कहते हैं।
और अगर इसको इक्वेट करें तो W इज जेड क्यू कहते हैं। क्लास 12th में डेफिनेशन देने का तरीका ये था कि जब Q 1 हो तो क्या डेफिनेशन ऐसे बनता था, व्हेन Q इज 1 देन W इज जेड, है ना। यानी Z का नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इसको डिफाइन किया गया कि जब 1 कूलम का चार्ज पास करने पर जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। Z का क्या नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसको कैसे डिफाइन करोगे, है ना, इट इज वेट डिपॉजिटेड, है ना, इट इज वेट डिपॉजिटेड when 1 coulomb charge is passed through electrolyte. वन कूलम चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम का चार्ज पास करते हैं तो जो वेट डिपॉजिट होता है उसी वेट को अपन क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ओके, अब थोड़ा अगले स्टेप में चलते हैं। हर बात को बहुत क्लियरली मैं समझाना चाहता हूं। देखिए हम लोग को पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम और 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 96500 कूलम और इसी को 1 फेरेडेज कहा गया। इतने कूलम को हमने 1 फेरेडे कह लिया, है ना। 1 फेरेडे का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या मोल में लेंगे, 1 मोल में लेंगे तो 1 फेरेडे होगा, 2 मोल में 2 फेरेडे, जैसे भी मोल में जो लेंगे वही होगा, है ना। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मोल में लेते हैं तो उनके चार्ज को हम फेरेडेज में बोल देंगे, है ना। 2, 4, 5, 10, 50, 100 लेते तो कूलम में बोलते थे, जब मोल में लेंगे तो उसको हम लोग फेरेडेज बोल देंगे, है ना। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं एक इक्वेशन की। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है जहां पर m प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इसी इक्वेशन में अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, बोलोगे। अब इसी में अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है तब क्या बोलोगे, तब बोलोगे कि इसका 1 मोल, है ना, इसका n मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। बोलो, जब इसका 1 मोल है, अभी क्या बोलोगे, इसका 1 मोल इसका n मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो कोफिशिएंट होते हैं वही तो मोल मोल का रिलेशन होता है। तो इसका 1 मोल इसका n मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है ना। इस बात को बेटा ऐसे लिख सकते हो, है ना, n मोल का मतलब होता है n फेरेडेज, जितना मोल इलेक्ट्रॉन बोलोगे उतना फेरेडेज जाएगा। तो n फेरेडेज, है ना, इलेक्ट्रिसिटी is required for 1 मोल m। 1 मोल m के लिए n फेरेडे या n मोल, जितना फेरेडे उतना मोल होता है, तो n मोल या n फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो मेरे को बताओ 1 फेरेडे के लिए कितना होगा, बोलो बोलो, m/n मोल होगा। अच्छा अगर हम मोल को वेट में बोले तो 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, है ना। कोई भी अगर सब्सटेंस है m तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वही 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, अगर वेट के टर्म में बोले तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हुआ है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट को इससे डिवाइड करें, ये n क्या है, वैलेंसी फैक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो बेटा इस n से डिवाइड करें मॉलिक्यूलर वेट को, अगर हम वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करें, n फैक्टर से डिवाइड करें, तो अगर वेट के टर्म बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, इक्विवेलेंट वेट। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98, अगर 2H निकाल देता है तो 2 उसका क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे 49। एक H निकालता है तो 1 से डिवाइड करोगे, 2H निकालता है 2 से डिवाइड करोगे, है ना। यहां पर देख ही रहो n है तो n से डिवाइड करोगे। इसको बेटा अगर हम कहते हैं 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर, है ना, क्या, इक्विवेलेंट वेट
ऑफ एम। अगर मेटल एम का जो मेटल एम डिपॉजिट हो रहा है किस पे, कैथोड पे, अगर उसका मुझे इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट डिपॉजिट करना हो, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर 2+ में जा रहा है, कॉपर 2+ का मॉलिक्यूलर वेट है 63.5, तो अगर वो डिपॉजिट होगा कॉपर 2+, कॉपर में जाएगा कैथोड पे, तो बेटा ध्यान रखो कॉपर 2+ जो कॉपर में बदलेगा, अगर 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हो 1 फेरेडे, तो जो उसका अमाउंट होगा 1 फेरेडे से वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा 63.5/2, क्योंकि कॉपर 2+ में जा रहा है, तो 63.5 एटॉमिक वेट अपॉन 2 है ना, ग्राम वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा कैथोड पर 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी से। 2 फेरेडे होगा उसका 2 टाइम्स, 5 फेरेडे होगा उसका 5 टाइम्स। बस कुल मिला के एक जो इस पूरे में हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला कि 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी जिसमें भी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में, उसका जो वेट डिपॉजिट होगा, कॉपर है तो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, सिल्वर में पास करोगे सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, सोडियम पास करोगे सोडियम के होगा, एल्यूमिनियम करोगे एल्यूमिनियम का होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, जिसका कि न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज है। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और समझाने जा रहा हूं। देखो 96500 कूलम को 1 फेरेडे कहते हो, तो ये भी तो कह सकते हो ना बेटा कि 96500 से 96500 कूलम से या 1 फेरेडे से इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट होगा, कह सकते हो। अब 1 कूलम से मैं कहूंगा तो क्या कहोगे कि नहीं भाई, इससे तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 ग्राम, इतने कूलम से इतना ई के बराबर, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, तो 1 कूलम से इतना ग्राम मास डिपॉजिट होगा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और 1 कूलम से जो मास डिपॉजिट होता है उसी को 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पर जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को बेटा Z कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो 1 कूलम से जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसकी वैल्यू अभी भी क्या आई, E/96500। तो Z की वैल्यू क्या हुई, E/96500, क्योंकि 1 कूलम से जो वेट है वही तो Z है, और Z की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू वहां से निकाल लिए कि 1 कूलम से जो मास प्रोड्यूस होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 के बराबर, ग्राम के बराबर होता है। यानी Z की वैल्यू क्या हो गई, E/96500। यहां पर बेटा W लिख देंगे E/96500 इंटू Q। आपका मन करे ऐसे लिखो, देखो एक बढ़िया रिलेशन बनने जा रहा है जो समझ के आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और मन खुश जाएगा। बताओ भाई, अगर हम ये कहते हैं कि 1 फेरेडे में इतना कूलम है ना, कोई पूछेगा बताओ 2 कूलम में कितना फेरेडे है, क्या करोगे, 2 कूलम अपॉन ये कुल इतना डिवाइड करोगे, है ना, बराबर जितना आएगा उतना फेरेडे। यानी जब कोई भी चार्ज कूलम में दिया हो इससे डिवाइड करोगे तो फेराडे में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरेडेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को इससे डिवाइड करने पर क्या मिलता है, नंबर ऑफ फेराडेज, तो E इंटू नंबर ऑफ फेराडेज। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट से 1 फेराडे करोगे तो वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा। देखो इसको 1 करो, 2 फेरेडे करोगे इक्विवेलेंट वेट के दुगना होगा, 4 करोगे 4 गुना होगा, 5 करोगे 5 गुना होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए आप फटाफट क्या करोगे, नंबर ऑफ फेरेडेज निकाल लोगे। कैसे, गिवन चार्ज को इससे डिवाइड करके। मैं एक क्वेश्चन पहले लगवाता हूं, इसके बाद दूसरे स्टेप में आऊंगा, सेकेंड लॉ की बात करूंगा। एक न्यूमेरिकल यहां पर मैं आपसे लगवाता हूं, ठीक है, चलिए। 9.65 एम्पियर current is passed through
एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 2 आवर, 2 घंटे तक इतनी करंट इस सॉल्यूशन से पास की गई। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 7.2 liter and density is 10 gram per ml। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रोलाइट में जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया है उसकी एरिया भी हमने दे दी। ओके, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एकमात्र सवाल इलेक्ट्रोलिसिस पूरा का पूरा हर तरह के क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट देगा, ध्यान सुनिएगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट, एक ही सवाल लिखता हूं, इसी में सारे के सारे आ जाएंगे। देन कैलकुलेट फर्स्ट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अभी आपने पढ़ा था कॉपर सल्फेट एक्वस, क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड नहीं लिखा है मतलब इनर्ट है, इनर्ट माना जाएगा, ग्रेफाइट प्लेटिनम माना जाएगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने पर क्या हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पे, एनोड पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है कॉपर से, तो एनोड पे हाइड्रोजन H2O ऑक्सीडेशन करके O2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो हम लोग ये भी बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट एनटीपी पर कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हो रहा है ये भी बताओ। और लास्ट में जब कॉपर सल्फेट से कॉपर चला गया, H चला गया तो OH O2 में कन्वर्ट हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड बचता था। सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा तो सॉल्यूशन जो एसिडिक बनेगा उसका पीएच क्या होगा, कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एंड फाइनली जो इलेक्ट्रोड हमने लगाया है उसके ऊपर जो कॉपर की लेयर जमा होगी उसकी थिकनेस क्या है ना, तो थिकनेस ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। एक बार इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से और बड़े मन से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत ना हो। जब भी वेट वाला क्वेश्चन आए तो अभी मैंने पढ़ाया कि जब वेट निकालना हो तो क्या करोगे, बस ये देखो कितने फैराडेज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, कितने फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, पहले ये देखो। और अगर ये निकल गया तो बस इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा। और ये निकालना कैसे है, जो चार्ज है उसको इससे डिवाइड करके। और चार्ज कहां है, I इंटू टी। हमारे क्वेश्चन में I इंटू टी दिया है मेरे भाई, ये देखो यहां पर I दिया है 2R, T दिया है 2R और I दिया है इतना एम्पियर। तो बस नंबर ऑफ फैराडेज निकल ही गया। ये देखो W वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कॉपर का 63.5.2 होता है, एटॉमिक वेट इतना है और कॉपर 2 प्लस में चेंज हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, इनटू क्या लिख रहा हूं फॉर्मूला, W इज इक्वल टू E इंटू Q अपॉन 96500। तो Q की वैल्यू कहां से निकलेगी, IT से। 9.65 I है एम्पियर में करंट, समय दिया है 2 घंटा, 2 घंटा लिख दो भैया और 96500 से डिवाइड कर दो। देखो ये क्या है I, ये क्या है T, क्या बन गया Q, Q को डिवाइड करके क्या बन गया, नंबर ऑफ फैराडेज। नंबर ऑफ फैराडेज को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया, वेट, क्योंकि एक फैराडे से इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, जितना फैराडे आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सॉल्व करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं है, ये सॉल्व करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। ये देखो ये कट गया, यहां 0.01 आ गया और ये 36 2 जा 72 हो गया और इसको मल्टीप्लाई किए तो 0.72 आ गया फैराडेज। चलो W वेट निकल गया 63.5.2 इंटू 0.72, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत थोड़ा बहुत वेट आएगा, है ना, बहुत कम वेट आएगा। एक काम कर लेंगे आप, वेट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, समझ में आ गया आपको क्या करना है।
I और T को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फेरेडेज आ जाएगा, और नंबर ऑफ फेरेडेज से इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो डिपॉजिट हो रहा है तो आपको वेट मिल जाएगा। सीधा फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई करने वाला ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त? W = E × I × T अपॉन 96500। एक बात तो यहां पर हो गई। अब अगली बात है वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट NTP। वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट NTP। अब याद करिए वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन क्या थी? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर ऐसे मेरे दोस्त O2 बनता था, बोलो बनता था। मैंने कहा था इसको मोल में कहो तो ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 4 मोल को 4 फैराडे कहते हो, है कि नहीं? तो बताओ 4 फैराडेज जब इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल रहा है तो ये 1 मोल बन रहा है। तो अगर इसका 1 फैराडेज लेते तो इसका कितना मोल बनता? 1/4 मोल बनता। अरे बोलो ना। लेकिन हमारे पास तो नंबर ऑफ फैराडेज इतना है जो हमने निकाला है Q/96500 करके, वहां पर तो नंबर ऑफ फैराडेज कितना है? 4 फैराडे से 1 मोल था, तो इस फैराडे से कितना होगा? वो फैराडे कितना? 0.72। तो बेटा हमारे पास जो फैराडे है वो है 0.72, इससे कितना होगा? 0.72/4, इसका मतलब 0.18। O2 के जो नंबर ऑफ मोल्स आए इतने फैराडे से वो 0.18 आए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? O2 के जो नंबर ऑफ मोल आए वो इतने फैराडे से 0.18 आए। और आप जानते हो 1 मोल गैस का वॉल्यूम NTP पे 22.4 होता है। इतना मोल जो बना है उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP कितना हो जाएगा? 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब जो सॉल्यूशन बना उसका पीएच निकालते हैं। पीएच किसकी वजह से आएगा? पीएच आएगा सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। पीएच आएगा सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। और सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनेगा? इस H+ से। और किससे बनेगा? सल्फेट आयन से। देखो जो कॉपर सल्फेट आपने लिया उसके 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल सल्फेट आयन है। 1 मोल में इसका 1 मोल है। और यहां भी देख रहे हो 4 फैराडे से 4 फैराडे है, यहां भी 1 मोल में 1 ही मोल है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोल उतना ही बनेगा जितना कि ये नंबर ऑफ फैराडेज है। बोलो ना। टोटल मोल जो H+ बनेगा वो इतना ही बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड का मोल। और क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है मेरे दोस्त, ये देखो वॉल्यूम दिया है, तो मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। भाई नंबर ऑफ फैराडेज है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल गया। सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो उसको तुम क्या करोगे? इससे डिवाइड कर दोगे। तो जब तुम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ फैराडे मतलब क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है? इतना। इसको इससे डिवाइड करोगे 7.2 से, तो 0.72 डिवाइडेड बाई 7.2 मोल या इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम नॉर्मेलिटी होता है। तो चलो देखो तीसरे क्वेश्चन में अब नॉर्मेलिटी निकल गया। नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकल गया। क्या है मेरे दोस्त? ये देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इतना है, जितना फैराडे उतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, अपॉन 7.2, ये कितना हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी इतना है। और अगर इतनी नॉर्मेलिटी है तो pH 1 आएगा। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो pH 1 आएगा। मोलैरिटी आई होती तो H+ के लिए दुगना करते। ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। मोलैरिटी होती तो H2SO4 की जो मोलैरिटी आती है उसमें दुगना करते, क्योंकि 2H है। लेकिन ये नॉर्मेलिटी है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फैराडे इक्विवेलेंट को बताता है। इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम नॉर्मेलिटी होता है। तो नॉर्मेलिटी आ गई, सीधे pH निकल गया। 0.1 है तो pH कितना हो गया मेरे दोस्त? 1।
अब क्या बचा? अब बचा है जो रॉड लिए हो उसके ऊपर जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, जो रॉड लिए हो उसके ऊपर जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। अब मान लो है ना, क्वेश्चन नंबर 4, रॉड का वॉल्यूम एरिया इनटू थिकनेस के बराबर होता है रॉड का नहीं, रॉड का तो एरिया है, उसके ऊपर जो थिकनेस जमा होगी कॉपर की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा किसका, जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है उसका। ये जो वॉल्यूम है वो पूरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का था, वो वाला वॉल्यूम मत यूज कर लेना। हमें नया वॉल्यूम चाहिए जितना कॉपर डिपॉजिट हुआ उसका वॉल्यूम, ना कि पूरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। जो कॉपर निकल के डिपॉजिट हुआ है उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया, जिस एरिया पे डिपॉजिट हुआ है और जो थिकनेस है, जिस एरिया पे डिपॉजिट हुआ और जो थिकनेस है। और वो एरिया क्वेश्चन में लिखा है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस मेरे को निकालना है और वॉल्यूम का भी पता नहीं है। वो वाला वॉल्यूम मत लेना 7.2 लीटर, वो तो सॉल्यूशन का था, उसमें से जो कॉपर डिपॉजिट उसका वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं, वेट अपॉन डेंसिटी। कॉपर का वेट निकाल चुके थे, कितना डिपॉजिट होगा, कहां था, ये देखो, ये था कॉपर का वेट, ये देखो ये वाला वेट है कॉपर का, और डेंसिटी क्वेश्चन में लिखा है। तो अगर तुम इसको इस डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो काम नहीं हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी करोगे तो नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो ये क्या है, वेट था 63.5 अपॉन 2 इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ फैराडे इतना, और बेटा इसको डेंसिटी 10 से डिवाइड कर दो, ये तुम्हें वॉल्यूम निकल गया। अब इसी वॉल्यूम को उठा के यहां रख दो, ये देखो ये सब हम रख देते हैं, और इसके बाद यहां पर 800 इंटू टी कर देते हैं, टी की वैल्यू आ गई। यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कॉपर डिपॉजिट हुआ उसका वेट पता चल गया, उसकी थिकनेस पता चल गई, जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है उसका वॉल्यूम पता चल गया, जो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है उसका पीएच, उस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हुआ क्या क्या था, कॉपर डिपॉजिट हुआ था, उसका वेट पता चल गया, थिकनेस पता चल गई, O2 निकला था उसका वॉल्यूम पता चल गया। अरे गैस का वेट कोई थोड़ा ना निकालेगा, ऐसे वॉल्यूम ही निकालेगा ना। और जो सल्फ्यूरिक एसिड बनी उसका पीएच पता चल गया। अब क्या लोगे दीपिका, तो निकल गया ना। तो अब इसके बाद हम लोग को यहीं पे बातचीत करनी है फैराडेज सेकेंड लॉ की, फैराडेज सेकेंड लॉ की बात यहीं पे करनी है। बताओ, अगर मैं इसको कहता हूं E इंटू आई टी को क्यों लिखूं, कोई तकलीफ है किसी को, तकलीफ है तो रहे, अगर I इंटू टी लिखने की जगह मैं क्यू लिख दूं, तकलीफ किसी को अगर है तो रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखो, अगर क्यू सेम कर दिया जाए, अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, एक कॉपर सल्फेट है, एक सिल्वर नाइट्रेट है, अगर दोनों में सेम चार्ज पास किया जाए, क्यू सेम कर दिया जाए, अगर क्यू कांस्टेंट कर दोगे तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या W अपॉन E कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। इसी को सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ कुछ नहीं है, सेकेंड लॉ है कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक इलेक्ट्रोलाइट का दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के तीसरे इलेक्ट्रोलाइट के एंड सो ऑन, इसी रेशियो में आएगा। अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सभी इलेक्ट्रोलाइट से करते हो तो इट इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, कॉपर सल्फेट का मास इतना डिपॉजिट हुआ, वही करंट सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे तो उसका कितना होगा, तो कॉपर सल्फेट का मास इतना वो दिया है, कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट पता है, सिल्वर नाइट्रेट में डाले उसका भी इक्विवेलेंट पता है, और उसका वेट निकल गया। बस ये था इलेक्ट्रोलिसिस में क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट्स, जहां से क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के। और अब मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रोलिसिस के सारे क्वेश्चन
एक क्वेश्चन करंट एफिशिएंसी पर भी आता है। भाई जितनी करंट आप देते हो कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरी करंट अंदर जाए। तो जो करंट आप ऑब्जॉर्व करते हो, जो अंदर जाती है, और जो करंट आप दे रहे हो थ्योरेटिकली सर्किट में, उसमें से कुछ लॉस भी होती है। तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल करंट, और जो थ्योरेटिकल दे रहे हो आई इंटू टी निकाल के, ये सब थ्योरेटिकल तो है। उन दोनों के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको परसेंटेज करंट एफिशिएंसी कहते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में करंट एफिशिएंसी लिखा है तो जो तुम आई निकाले हो ना, आई इंटू टी करके, ये थ्योरेटिकल है बेटा। तो ये करंट नहीं जाती इलेक्ट्रोलाइट से। लेकिन क्वेश्चन में अगर करंट एफिशिएंसी नहीं लिखा है तो मानते हैं कि 100% जाती है, और लिख दिया है तो मान लो 90% लिखा होगा, तो जो तुम आई इंटू टी निकाले होगे ना, बस उसको 90% कर देना, 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना। जितना तुम्हारा आई इंटू टी आया होगा ना, उसको बस 90% बोलेगा तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना, 60% बोलेगा 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना। ये वैल्यू यूज करना क्यू के लिए। बस क्वेश्चन सॉल्व, इलेक्ट्रोलिसिस फिनिश। सवाल लगाओ कोई भी, जेईई मेन के सवाल, नीट के सवाल, कोई भी लगाओ। लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला एक क्लास भी लूंगा। आज इलेक्ट्रोलिसिस की इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया होगा। एक बार अगर आप चाहें तो दोबारा से इस वीडियो को रैपिड रिवीजन कर ले, फटाफट देख ले, फॉरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे मिस हुआ हो तो भी क्लियर हो जाए। इतनी देर तक आपने अच्छे से पढ़ाई किया, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई किया, ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा, आपकी मेहनत का आशीर्वाद आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।